हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का है ना, केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त। इसको मिस नहीं कीजिएगा, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, जो आपको D2 इसका क्वेश्चन D2 आपको एक या दो क्वेश्चन आपको वहाँ पर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिना देर की हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करके। मोलरिटी पूछा इन्होंने। मोलरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब पूछ रहा है सर कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें कितना है, 200 ml क्या है, सॉल्यूशन है ना। 200 ml इसमें क्या है, सॉल्वेंट है सर, सॉल्वेंट है ये, है ना, सॉल्वेंट है। तो जानते हैं हम कि जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करेंगे, इसमें कितना सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं सर, तो 2 ग्राम सॉल्यूट को हम ऐड कर रहे हैं, जो कि 2 ग्राम क्या है हमारा, तो NaOH है। क्या है, NaOH है। तो ये सॉल्यूशन बन गया ऑल ओवर, है ना। ये क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। तो पूछ रहा आपसे कि मोलरिटी क्या होगी इसकी, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, मोलरता, है ना, क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है इसका सर, क्या होता है कि WA वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सर इनटू 1000 डिवाइडेड बाय VmL, यही तो होता है, ठीक है सर। WA का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 2 ग्राम, रख दिए 2 ग्राम, ठीक है। MA का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब आप NaOH का मोलर मास को आप निकालोगे ना, तो आपको 40 ग्राम देखने को मिलेगा। कितना आएगा आपको, 40 ग्राम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 ग्राम अपन रख दिए, फिर गुना कर दिए, ऊपर 1000 है, 1000 रख दिए सर। और VmL आपके पास कितना दिया है सर, 200 ml दिया है। कितना दिया है, 200 ml दिया है। सिंपली कैलकुलेशन है, 2 शून्य उड़ा दीजिए, यहाँ भी खत्म, है ना। 2 से 2 उड़ा दीजिए। अब आपके पास बचा 1/4 बचा, ठीक है। जब आपको डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 0.25। कितना आएगा, 0.25, विच इज ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। 0.25 आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर एमंग द फॉलोइंग सब्सटेन, है ना, सब्सटेन द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, ठीक है। कि कौन है इनमें से कौन सा है जो लोवेस्ट वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करता है, ठीक है, मतलब लोवेस्ट वेपर प्रेशर को बनाता है, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, मरकरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, मरकरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट ऑफ केबी इज, केबी मतलब आपसे पूछा जा रहा है एलिवेशन कांस्टेंट पूछा जा रहा है ना। होता है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो आपसे केबी का यूनिट पूछा जा रहा है सर। तो केबी का यूनिट यहाँ से एक कंफर्म रखिए कि एक यूनिट आपसे पूछा जाएगा। तो केबी का यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल होता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड से 1 मोल एल्युमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए हमें कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर दिया गया है Al2O3। तो हमको एल्युमिनियम से मतलब है सर, ऑक्सीजन को छोड़ दो, गोली मारो ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को हटा देते हैं। तो जब एल्युमिनियम जानते हैं, एल्युमिनियम टू, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जानते हैं हम एल्युमिनियम हमेशा कितना बनाता है, 3+ बनाता है सर। अब 3+ में जब 3 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें रिड्यूस होगा, ठीक है, तो एल्युमिनियम में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम में। और हम जानते हैं कि सर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, तो सर 1 फैराडे के बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 मोल, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना, 3 मोल, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना, 3 मोल। और 3 मोल कितना हो जाएगा, 3 फैराडे के बराबर हो जाएगा। कितना किसके बराबर हो जाएगा भाई, 3 फैराडे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पे 3 फैराडे हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, आपको एल्युमिनियम पूछा ना, एल्युमिनियम को अलग कर लो, सिंपल
ऑक्सीजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन गोली मार दो, ठीक है। एल्युमिनियम जानते हैं कि Al3+ बनाता है हमेशा, Al3+। अब तीन इलेक्ट्रॉन जब एल्युमिनियम गेन करेगा तभी तो Al में कन्वर्ट हो जाएगा ना, Al3+ से Al कन्वर्ट कब होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करेगा तभी तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, कि मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन का, तो किसका होगा यहाँ पे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है कि लैम्बडा एम जिसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू होता है के इंटू 1000 बटे एम। एम मतलब क्या, मोलरिटी, एम मतलब क्या, मोलरिटी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, भाई साहब मैक्सिमम फॉर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। यदि हम मोलर कंडक्टिविटी को मैक्सिमम कर दें, मोलर कंडक्टिविटी को मैक्सिमम कर दें तो हमें मोलर, है ना, ये हमें मोलरिटी हमें कम करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जिसका ज़्यादा मोलरिटी होगा उसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, जिसका ज़्यादा मोलरिटी होगा उसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ मैक्सिमम पूछा इन्होंने, तो मैक्सिमम का मतलब क्या, मतलब यहाँ पर कि मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमको मोलरिटी कम करना पड़ेगा। तो जिसका सबसे कम मोलरिटी होगा उसी का सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो सर यहाँ पे 0.04 है, ये तो होगा नहीं, 0.02 है, ये भी नहीं होगा, इससे कम है क्या, देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि 0.001 है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोल NaCl solution is 1.01 into 10 to the power minus 2 ohm per meter centimeter inverse its molar conductance in ohm पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर, है ना, मोल पर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है सिंपली, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया गया है, ठीक है, के का मान दिया गया है, आपसे मोलर कंडक्टेंस फिर से वही पूछ रहा है, आपसे लैम्बडा पूछा जा रहा है, तो सर लैम्बडा फार्मूला क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तब यहाँ पर रखते हैं, यदि हम यहाँ पे यदि रखते हैं, यहाँ पे यदि हम वैल्यू को रखते हैं, एक मिनट लाल कलर कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा विजुअलाइज हो, है ना। के का वैल्यू कितना दिया सर, 1.01 दिया है सर, 1.01 रखते हैं, इंटू 10 to the power minus 2 हो गया, इंटू क्या 1000 है, 1000 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडर में m कितना दिया है, 0.1 दिया है, ठीक है। अब हम 0.1 को क्या हम 10 to the power -1 लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम 1000 को सिंपली 10 to the power 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं। अब ये माइनस जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 3 और 1 कितना हो जाएगा सर, 4, 10 to the power कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 to the power कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और मेरे पास -2 पहले से है, तो 4 प्लस में -2 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा ना। तो आपका आंसर 1.01 इंटू 10 to the power -2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, 1.01 इंटू 10 to the power +2 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो फ्यूज करते हैं ना, 2 एटम फ्यूज करते हैं, और फ्यूजन में क्या होता है, एक एटम 2 एटम में बढ़ जाते हैं, यही तो हुआ फ्यूजन, है ना। तो यहाँ पर कह डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ करना। इंटीग्रेट आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन मैथ में, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है भाई, ऐड करना, क्या होता है, ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे डिस लगा हुआ, डिस का मतलब क्या, इसको तोड़ना है, ठीक है। तो तोड़ने का जो काम होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर का होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि द यूनिट ऑफ रेट एंड
रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको हल्के में मत लीजिएगा। कह रहा है यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, रेट का यूनिट पूछ रहा है इसमें और रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है आपसे। के रेट कांस्टेंट मतलब क्या, जी का यूनिट पूछा है इन्होंने, है ना, जी का यूनिट पूछ रहा है इन्होंने, जी स्टार रेट कांस्टेंट इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं इसको सर, ठीक है। तो उसका यूनिट पूछा जा रहा है कि किसके बराबर इसका यूनिट होगा, ठीक, किसके बराबर इसका यूनिट होगा। तो हम जानते हैं सर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, मोल, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, यही तो होता है जीरो ऑर्डर का यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर से वही के दिया गया आपके पास, ठीक है, नहीं रेट कांस्टेंट पूछा, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हाँ रेट कांस्टेंट दिया, के दिया हो आपके पास है ना, के दिया कितना 2 × 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स दिया है, मिनट इनवर्स दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है, तो हमने पढ़ा है हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फार्मूला क्या होता था, टी हाफ का फार्मूला क्या होता था, टी हाफ का फार्मूला क्या होता था, तो सर 0.693, 0.693 डिवाइडेड बाय के। जब के जगह पर रखेंगे 2 × 10⁻⁻2 रखेंगे ना दोस्त, तो आपका आंसर 34.65 मिनट आएगा, क्या आएगा 34.65 मिनट आएगा, आप उतना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट 10वें क्वेश्चन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भाई केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, घटता है ना, जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा ना, तो डिक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ क्या करेगा, घटने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर का, कह रहे हैं इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, कि भाई इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो कि कलरलेस है, क्या है, कलरलेस है, ठीक है। तो सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे सपोज हम टाइटेनियम की बात करते हैं, ठीक है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम कितना होता है 22 होता है। तो हम आर्गन लिख सकते हैं क्या, आर्गन लिख सकते हैं क्या, शॉर्ट में आर्गन में 18 ले लिया इसने इन्होंने, ठीक है, 4s2 लिख दिया सर 20 हो गया, 3d2 लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब टाइटेनियम, टाइटेनियम कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर भाई 22 होता है, कितना होता है 22, तो 18 हो गया यहाँ पे, 18 और 2 20 और 2 क्या 22, ठीक है। तो 3+ कह रहा है इन्होंने, 3+, तो यहाँ से सबसे पहले एस आउटर सेल होता है, तो एस से इलेक्ट्रॉन 2 निकालेंगे और डी से निकालेंगे, तो डी में कितना बचेगा 1, डी में कितना बचेगा 1। तो कलरलेस होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए दोस्त, ध्यान से सुनना, कलरलेस होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, या तो डी सब सेल में आपको, या तो डी सब सेल में आपको पूरा, है ना, पूरा फुल फील्ड होना चाहिए, पूरा फुल फील्ड होना चाहिए। दूसरी बात, या तो आपको आपका डी सब सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा एम्प्टी होना चाहिए, पूरा एम्प्टी होना चाहिए, या फिर डी सब सेल डी ऑर्बिटल में आपका फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी आपका कलरलेस कहलाएगा। अदरवाइज यदि उसमें इलेक्ट्रॉन है तो कलरफुल कहलाएगा, उसमें कलर होगा, कोई ऐसे स्पेसिफिक कलर उसके पास प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत। तो देखते हैं, तो डी नंबर का सर कंफर्म है कि होगा ना ये। सी नंबर देखते हैं अपन, जिंक है, जिंक है, ठीक है, तो जिंक का हम जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, जिंक का 30 होता है सर, कितना होता है, जिंक होता है 30 होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम आर्गन, आर्गन लिखेंगे, ठीक है, 18 ले लिया ये, 4s2 3d, 3d कितना 10, है ना, कितना हो गया इधर 18 2 20 और 10 30 हो गया। तो 2+ कहा रहा है इन्होंने, जिंक में 2+ है, तो जानते हैं सर एस में क्या होगा, सबसे पहले एस वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्यों, क्योंकि एस आउटर सेल है ना भाई, तो एस इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब डी में देखिए आप, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, और डी में कितना बॉक्स बनता है 5 बॉक्स बनता है सर, कितना बॉक्स बनता है 5 बॉक्स बनता है। तो पाँचों में इलेक्ट्रॉन आपका क्या है फुल है, पाँचों में इलेक्ट्रॉन आपका क्या है फुल है। तो अभी मैंने क्या कहा था,
अभी मैंने क्या कहा था दोस्त, अभी मैंने ये कहा था कि यदि डी ऑर्बिटल में पूरा फुल फिल इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो कलरलेस कहलाएगा, यदि पूरा फुल फिल्ड होगा तभी कलरलेस कहलाएगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तभी वो कलरलेस कहलाएगा। अदरवाइज दे मस्ट बी कंटेन आ स्पेसिफिक कलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इधर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर मिल गया विच इज़ सी। ठीक है, विच इज़ ऑप्शन सी। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कह रहे इनमें से कौन सा फॉलोइंग है ट्रांजिशन मेटल जिसके पास हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। भाई मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या, म्यू सर क्या होता है फॉर्मूला सर, अंडर रूट होता है सर, अंडर रूट होता है n इंटू एन प्लस 2 होता है सर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो यदि हम सिंपली देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, कॉपर से स्टार्ट करते हैं। यदि कॉपर से स्टार्ट करते हैं, यदि कॉपर 2+ है, क्या है भाई, कॉपर 2+ है। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है सर, 29 होता है। और हम जानते हैं कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनोमलस होता है। ठीक है, पिछला लेक्चर में आपको बताए थे कि एनोमलस का मतलब होता है एक्सेप्शन कॉपर और क्रोमियम का। यहाँ पर 24 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर 29 वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं आर्गन, यहाँ पर लिखते हैं आर्गन जो कि 18 को कवर करता है, 18 तक है ना। 3 यहाँ पे लिखते हैं 3D लिख लेते हैं, 4S लिखते हैं। ठीक है, 18 और 2 20, 18 और 2 20, लेकिन एस में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि हम जानते हैं सर कॉपर एक एक्सेप्शन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसको सहा नहीं जाता। ठीक है, किसको, तो डी के लिए। ठीक है, तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉपर में लॉस कर रहा है तो एस से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इसके पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यदि 9 को हम लिखते हैं, 9 को यदि हम अरेंज करते हैं इस बॉक्स में, 9 को अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा आपके पास, एक ही तो बचा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक बचा। तो सिंपल लिख लेते हैं इसका एन का मान। ठीक, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, सिंपल एन का मान लिख लेते हैं कि सर जिसका एन का मान ज़्यादा आएगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा आएगा, सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि हम है ना। फिर ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो बी निकेल है, कितना है, क्या है, निकेल है। तो निकेल का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 27 होता है क्या, 27 होता है क्या, कितना होता है जल्दी बताओ, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकेल का 27 होता है। ठीक है, तो देखते हैं, सॉरी यहाँ पे एन का मान कितना आया था, यहाँ पे एन का मान कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, 28 आता है। ठीक है, एक मिनट, एन का मान कितना था, 1। तो हम यदि ऑप्शन नंबर सीधा हम डी को चेक करते हैं यदि। ठीक है, डी को चेक करते हैं यदि हम, तो देखते हैं आयरन। ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 26 होता है आयरन का, 26 होता है ना आयरन का। तो सिंपली लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं अपन, सिंपली लिखते हैं आयरन का, यदि आयरन का लिखते हैं आर्गन। ठीक है, क्या लिखते हैं, आर्गन। आर्गन मतलब क्या, यहाँ पे 18 ले लिया, आयरन 2+ है, आयरन 2+ है, 18 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 4s2 3d 18 और 2 20 और 3d 20 और 6 26, कोई दिक्कत नहीं। अब 2+ है, आयरन पे 2+ है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। डी में यदि बनाते हैं बॉक्स अपन, डी में यदि बॉक्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। एन का मान कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। एन का मान कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब 4 को यदि हम, ठीक है, 4 को यदि हम अंडर रूट करें तो क्या होगा, 4 इंटू 4 + 2, ये तो होगा। तो 4 2 6, 6 चक 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यदि आप इसको निकालते हो, ठीक है,
आप ऐसे भी रख सकते हो, बट एग्ज़ाम में ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन निकाल ही दीजिए, वही बेहतर होगा, ठीक है। तो 24 का आप निकालोगे तो हाईएस्ट आपका कितना आएगा, हाईएस्ट आपका किसका आएगा, तो आयरन का आएगा। क्यों? क्योंकि एन का मान हाईएस्ट है सर, इसका 4 है, इसका मैंने देखा एन का मान कितना था, 1 था, इसका 4 है। यदि दोनों को आप निकालोगे इसी मेथड से तो 4 से कम ही आने वाला है, ठीक है, 4 से ज़्यादा आएगा नहीं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कर द हाइब्रिडाइजेशन इन निकेल CN, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया आपके पास, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है आपसे। तो सिंपली अब इसको याद रखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीका होता है जो कि VVT, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VVT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें, ठीक है, बहुत लंबा तो नहीं कह सकते हैं, बट यहाँ पे कंजस्टेड होने की जगह इसी कारण यहाँ पे बता नहीं पा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए मैं शॉर्ट्स आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, VVT आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप है ना हाइब्रिडाइजेशन को पता कर सकते हो, यहाँ तक कि ये भी पता कर सकते हो कि इसका नेचर क्या है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ भी आपका फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका DSP2 हो जाने वाला, कौन सा हो जाएगा, DSP2 हो जाने वाला है, ठीक है। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन है एक न्यूट्रल नहीं है भाई, न्यूट्रल लिगेंड नहीं है। तो यहाँ से H2O पर चार्ज क्या होता है, 0, है ना। NH3 पर चार्ज कितना होता है, 0, लेकिन ONO पर चार्ज नेगेटिव होता है, विच इज -1 होता है, कोई दिक्कत। CO है ना, इस पर भी चार्ज कितना होता है, 0। तो ऑल ओवर देखें तो इनमें से पूछा जा रहा है कि न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड आपका कौन सा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो कि न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, इसके पास चार्ज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में, कह रहे द नंबर ऑफ आयन, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आयन गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है कि इसमें पूछा जा रहा है कितना आयन बनेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं सर, यदि इसको हम जल में डालेंगे तो कैसे टूटेगा, ये ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। प्लेटिनम है NH3 है, NH3 का होल 6 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका Cl4 है, ठीक है। जब आपको जल में डालोगे इसको, जब आप इसको जल में डालोगे तो ये टूटेगा PT, है ना, NH3 का होल 6, NH3 का होल 6, ठीक है, प्लस में किसमें टूटेगा, प्लस में, और प्लस 4Cl माइनस, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के आगे कितना है, 4 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब 5 आयन ये देने वाला है, ठीक है। कितना आयन देगा ये, 5 आयन देगा, कहाँ पर, तो सॉल्यूशन में। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है भाई, सिंपली इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ दो ना। हम जानते हैं कि अंदर वाला कंपाउंड टूटेगा नहीं, एक साथ टूटेगा, और बाहर है ना ये अनजान, मतलब जब इसको जल में डालेंगे तो आयन देगा ना भाई, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, तो ये पॉजिटिव आयन दिया, ये नेगेटिव आयन दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म किलेट, है ना, इनमें से कौन सा है निम्नलिखित में से लिगेंड जो किलेट बनाता है, ठीक है, कौन सा है जो किलेट बनाता है। तुम जानते हैं ऑक्जिलेट आयन C2O4 का नाम सुना होगा आपने, C2O4 इसी का तो नाम है ऑक्जिलेट आयन, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जहाँ पर लोगों का दिमाग का शटर डाउन होने वाला है, वहाँ पर आपका दिमाग का शटर खुलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आने वाला है ऑर्गेनिक, ठीक है। सॉरी, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो कर रहा है, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो
C2H4 तो होगा नहीं, क्यों? कि सिमेट्रिक एल्किन है ये भाई, सिमेट्रिक एल्किन भी फॉलो करता है, लेकिन उससे ज़्यादा असिमेट्रिक एल्किन फॉलो करता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका इसका यदि स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस तरह बनेगा, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH3, ठीक है, CH3, यहाँ से C, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 कोई दिक्कत नहीं। 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 5 और 1 6 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि कैसे, मार्कोनी क्या कहता है, मार्कोनी कॉप्स रूल, यहाँ पर हमेशा HBr होगा, ठीक है। HCl भी आप ले सकते हो, HBr यहाँ पर दिया गया तो मैं HBr ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन अकेले हेलोजन नहीं होगा दोस्त, अकेले हेलोजन नहीं होगा। ऑप्शन बी एंड डी वैसे भी गलत हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि अकेला हेलोजन है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। यदि मार्कोनी कॉप्स रूल यहाँ पे पूछा गया है तो क्या होता है मार्कोनी कॉप्स रूल? मार्कोनी कॉप्स रूल कहता है कि हेलोजन एटम वहाँ जाके अटैच होगा, हेलोजन एटम वहाँ जाके अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या क्या हो, कम हो, और हाइड्रोजन संख्या वहाँ जाके अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो। मतलब यहाँ पर सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है कि जो गरीब है वो गरीब रहेगा, जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा, ठीक है। सिंपली जैसे यहाँ पर H है, H कितना है यहाँ पर, एक ही ठो H है, तो यहाँ पर हेलोजन है। हेलोजन क्या कहता है मार्कोनी कॉप्स रूल? मार्कोनी कॉप्स रूल यही तो कहता है कि हेलोजन एटम वहाँ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या क्या कम हो, और हाइड्रोजन एटम वहाँ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट यदि हम देखते हैं तो बनेगा आपका CH3 CH यहाँ पर Br, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के पॉइंट व्यू से, ठीक है। मार्कोनी हमेशा याद रखना, मार्कोनी हमेशा हेलोजन को बीच में अटैच करेगा, हेलोजन को हमेशा बीच में, ठीक है, बिटवीन में, कहाँ पर, तो बिटवीन में अटैच करेगा, चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, है ना, इसमें अटैच करेगा। लेकिन यदि एंटी मार्कोनी कह दिया रे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी मार्कोनी यदि कह दिया तो हमेशा और हमेशा हेलोजन एटम कहाँ पर होगा, तो फर्स्ट पोजीशन कार्बन के चेन में होगा, कार्बन एलिफेटिक चेन में फर्स्ट पोजीशन पर होगा। कब? जब एंटी मार्कोनिक आपसे कहा जाए, एंटी मार्कोनी आपसे कहा जाए, कोई दिक्कत? और एंटी मार्कोनी में हमेशा हम पेरोक्साइड का यूज करते हैं दोस्त, याद रखिए, ध्यान से, इम्पोर्टेंट बहुत है। एंटी मार्कोनी में हम हमेशा पेरोक्साइड का यूज करते हैं, कोई दिक्कत? आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। यदि नहीं आया तो एक बार और आप देख सकते हो लेक्चर, है ना। कह रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड है, यौगिक है, जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट मैंने बताया था ना कि कार्बन संख्या बॉइलिंग, सिंपल यहाँ देखो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा कब, जब कार्बन का नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कि कार्बन संख्या इंक्रीज करेगा भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट का मान भी इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा कब, ठीक है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा कब, जब साइड चेन क्या होगा, जब साइड चेन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब यदि साइड चेन बढ़ रहा है, ठीक है, यदि साइड चेन बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का मान घटेगा, ठीक है। ध्यान से, साइड चेन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट का मान घटेगा, कार्बन संख्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कितना कार्बन भाई, 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर कितना कार्बन है, 4 कार्बन सर। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइड चेन आ गया ना, यहाँ पर यदि इसका स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो ये CH3 इसमें अटैच है, CH3 किसमें अटैच है, इसमें अटैच है, तो यहाँ पे साइड चेन आ गया, यहाँ भी टर्सरी आ गया, यहाँ पर ऐसा बनेगा आपका CH3, यहाँ भी CH3 बनेगा, और यहाँ पर Cl बनेगा। तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्यों? इसके पास 3 2 साइड चेन है, एक 2 है ना, 2 साइड चेन है, तो ये तो होगा नहीं।
तो हमको कंपेयर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में करना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में ना साइड चेन है ना ऑप्शन 2 में साइड चेन है, तो सर साइड चेन से कोई मतलब हमको नहीं है। अब हमको कार्बन चेन से मतलब, किससे मतलब है? कार्बन चेन से। तो जिसके पास जितना ज़्यादा कार्बन चेन, उसका बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ज़्यादा होगा। तो पूछा है, हाईएस्ट पूछा इन्होंने, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा इन्होंने। तो भाई जिसके पास कार्बन संख्या ज़्यादा होगा उसी के पास तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में देखिए, यहाँ पर आपका कार्बन संख्या 4 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में कार्बन संख्या मात्र 3 है, ठीक है, मात्र 3 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ना कि ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है फॉलोइंग जो इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड है जिसको हाइड्रोलाइज किया जाता है SN1 मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म में पढ़े हैं कि सर SN1 में वही काम करेगा जो कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन बनाता है अच्छे तरीके से। जैसे कार्बन है, यहाँ पर CH3 लिया मैंने, यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ भी लिया मैंने CH3 लिया सर, यहाँ भी लिया CH3 लिया सर, कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया, क्या लिया? क्लोरीन लिया। तो सर जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, तो क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा? क्लोरीन के पास, क्लोरीन हम जानते हैं क्लोरीन के पास क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास क्या होगा? कार्बो एनायन की होगा कि कार्बोकैटायन? तो सर ये कार्बो एनायन होगा सर, कार्बो एनायन होगा सर, ठीक है, कार्बो एनायन होगा। लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि देने वाला हमेशा क्या होता है? राजा होता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन सपोज HCl है, ठीक है, सपोज HCl नहीं, यहाँ पे छोड़ दो, इसमें नहीं हो सकता। कंसेप्ट क्लियर आपका? यहीं पे कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ए वाला इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखिए, ए वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वाला, ये लेके भाग जाएगा, ठीक है। जब ये लेके भागे इसके पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो दे दिया, ठीक है, ठीक है, छोड़ दिया इसको, उसके पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब इसके पास कार्बो कैटायन देखने को मिलेगा, उसके पास कार्बो एनायन देखने को मिलेगा। और यही चीज़ होगा तभी SN1 रिएक्शन में आपका भाग लेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑल ओवर देखें तो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन बनता है। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, द एज ऑफ हाइड्रोहेलोजनेशन of alkyl halide with alcoholic KOH। अल्कोहलिक KOH जब भी बोले तो किसका रिएजेंट है? तो सर एलिमिनेशन रिएक्शन का लिए एजेंट है ना। ये क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन का ये क्या है? रिएजेंट है सर, एलिमिनेशन रिएक्शन का, जो कि कन्वर्जन का खतरनाक कंसेप्ट देता है ये, ठीक है। जब भी आपको बॉन्ड ब्रेक करना हो ना, तो जब भी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करना हो, जब भी आपको बॉन्ड ब्रेक करना हो, और जब भी बॉन्ड आपको बॉन्ड बनाना हो, तो आप हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन को यूज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन थे, बहुत सारे मैकेनिज्म थे, बहुत सारे ऐसे, है ना, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने वाले थे, जहाँ पर आपको बॉन्ड को ब्रेक करना था, बॉन्ड को बनाना था, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक करना, बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पर कह रहा कि इसका क्या होता है, इस कौन सा ऑर्डर होता है जिसमें ज़्यादा चांसेस होता है? तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में ज़्यादा होता है, फिर 1 डिग्री में होता है, ठीक है। आपका आंसर नंबर बी आपका करेक्ट हो जाने वाला है, आपका बी करेक्ट हो जाने वाला है। कोई दिक्कत है क्या? बोलो तो भाई, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी तो बोलो। कह रहा 21 में कि इनमें से कौन सा है जो कि मोस्ट रिएक्टिव है? कौन सा क्या है? हेलोजन। कौन सा क्या है? तो हेलोजन। क्या है हेलोजन? क्या पूछ रहा है कि कौन सा हेलोजन है जो मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक। तो हमने SN1 मैकेनिज्म पढ़ा है, SN2 मैकेनिज्म पढ़ा है। SN2 से बनेगा ये कि भाई प्राइमरी सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्सरी होता है। तो ऑप्शन वैसे सी और डी देखें तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रोमो लिखा है, ठीक है, 2 ब्रोमो। तो कार्बन वहाँ पे कितना डिग्री बना रहा होगा? कम से कम 2 डिग्री बना रहा होगा सर, यहाँ भी 2 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है।
तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये तो होगा नहीं। हमको क्या चाहिए, 1 डिग्री वाला चाहिए। अब यहाँ भी लोचा है, यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है, तो यहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि क्लोरोप्रोपेन होगा सर कि ब्रोमोप्रोपेन होगा। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप कि कार्बन भी सेम है भैया। लो भाई साहब, गर्दा गोल कर दिया क्वेश्चन। कार्बन भी क्या है, सेम है, दोनों में प्रोपेन, दोनों में 3 ही कार्बन है, ठीक है, लेकिन हेलोजन एटम डिफरेंट है। यहीं आपको पकड़ना है कि हेलोजन एटम डिफरेंट है। तो हम जानते हैं सर, जैसे पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो सबसे पहले क्या होता था, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना, यही तो होता था। तो सर हम जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो साइज क्या होता है अपना, बढ़ता है एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। और जब साइज बढ़ेगा एटम का, जब साइज बढ़ेगा एटम का, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, घटेगा। अब जब जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, साइज, एक हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि साइज ऑफ हेलोजन, साइज ऑफ हेलोजन हेलोजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ऊपर नीचे आ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। और हम जानते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, वो उतना जल्दी वो बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो सर सबसे पहले फ्लोरीन आता है सर, फिर क्लोरीन आता है सर, फिर आता है ब्रोमीन। तो सर क्लोरीन से ज़्यादा बड़ा आइटम साइज किसका है, ब्रोमीन का है। क्लोरीन से ज़्यादा बड़ा आइटम का साइज किसका है, ब्रोमीन का है। तो सर ब्रोमीन का स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, ये तुरंत क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तुरंत रिएक्शन में भाग लेगा, मतलब ज़्यादा रिएक्टिविटी कहलाएगा कौन, ब्रोमीन एज कॉम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। नहीं आया है कमेंट कीजिए, बेशक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इग्नोर करेंगे, है ना। कह रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि मोस्ट रिएक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 नंबर में। कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अल्कोहल से एल्डिहाइड जा रहे हैं, तो क्या किसका एग्जांपल है, क्या हाइड्रोलिसिस करते हैं इसको, ऑक्सीडेशन करते हैं इसको, रिडक्शन करते हैं इसको, कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करते हैं। तो मैंने पढ़ा है ना, हम लोग पढ़े हैं कि सर यदि हम इथाइल अल्कोहल को बनाते हैं, स्ट्रक्चर CH3 CH2 OH यही तो बनता है। तो इसको हम यदि ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 में, या फिर K2Cr2O7, K2Cr2O7, वट एवर यू कैन टेक। ठीक है, यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप यही लो तो यही लो, आप जो भी ले सकते हो। PCC आता है यहाँ पर, ठीक है, सिंपली O लिख सकते हो आप ऑक्सीडेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे इथाइल अल्कोहल को, तो ये क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो कब बन रहा है ये, वही पूछ रहा है कि कब बनेगा ये, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो भाई जब इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना, किसके साथ, KMnO के साथ सर, K2Cr2O के साथ सर, PCC के साथ सर, है ना। तो या तो फिर ऑक्सीडेशन सिंपली लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या देने वाला है, एसिटल्डिहाइड देने वाला है, जो कि हम किसके द्वारा प्राप्त किए हैं, तो ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एक कौन सा रिएक्शन से लिया गया है। ठीक है, बहुत प्यारा सा नाम है। ठीक है, यदि मैं सोडियम फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, ये बेंजीन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर सोडियम है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे।
और जब इसको हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाते थे, याद है क्या बनता था, याद है क्या बनता था? तो यहाँ पर क्या बनता था, सैलिसिलिक एसिड बनता था, जिसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, जिसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका फार्मूला आपको क्या होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं होगा दोस्त, है ना, हम है ना, दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में इथर इज ऑब्टेन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हम जानते हैं कि इथर को हम इथाइल अल्कोहल से अल्कोहल को यदि हम, ठीक है, अल्कोहल को यदि हम 443 केल्विन देते हैं तो एल्किन बनता है। क्या बनता है? एल्किन बनता है। लेकिन यदि हम 413 केल्विन 413 केल्विन देंगे यदि किसको, अल्कोहल को, तो ये क्या देगा आपको, क्या देगा आपको, क्या देगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या देगा आपको? इथाइल अल्कोहल देगा। क्या देगा? इथाइल अल्कोहल देगा, सॉरी इथर देगा, ठीक है, इथर देगा, है ना। कह रहा है कि इथर इज ऑब्टेन, इथर को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? इथाइल अल्कोहल में जब हम 413 केल्विन को हीट करेंगे, जब हम 413 केल्विन पर हीट करेंगे इथाइल अल्कोहल को, तो ये क्या देगा आपको? इथर देगा। क्या देगा दोस्त? इथर देगा। लेकिन 443 केल्विन पर हीट करेंगे तो आपको क्या देगा? एल्किन देगा। क्या देगा? एल्किन देगा। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो याद रखना है आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोन ऑफ आई ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटीन है, आई ब्यूटीन को जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या देगा? यहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट देने वाला है? आपको प्रोडक्ट देने वाला है इथेनॉल और मिथेनॉल, ठीक है। क्या देने वाला है? इथेनॉल और मिथेनॉल देने वाला है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्ट थोड़ा कीजिए गाइज, है ना, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और टेक केयर, बाय बाय।